हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये पेपर 1 के लिए है या 2 के लिए। तो देखिए, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का प्रीवियस ईयर का सेट लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज आप जानते हैं सीडीपी के साथ साथ हम अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी करते हैं। सभी क्लासेस की चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको मैथ्स पेडागोजी, हिंदी के पैसेज, जो गद्यांश और पद्यांश रहते हैं, ईवीएस है, सभी की क्लासेस के लिंक आपको दी हुई है। और आप जानते हैं, हम सभी में जितने भी प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे हैं उन सभी को सॉल्व कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पुराने वाले सॉल्व नहीं करने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना 2011-12 से स्टार्ट करते हैं, तो इतने पुराने आपको नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए अब जो है ना, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयरली 2-3 साल पहले के पेपर आपको देखने हैं। जैसे कि जो 2024 में आपका पेपर हुआ था उसको सॉल्व करिए, और उससे पहले आपका 2023 में भी हुआ था, और 2022 के जितने भी ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए थे उन सभी को सॉल्व करना है। और वहाँ से आपका जो पेपर है ना, ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सीटेट में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत पुराने वाले नहीं करने हैं, जो रिसेंटली हुए हैं 2 या 3 साल पहले, उनको आपने सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट। तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती हैं क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि। तो देखिए, समावेशन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। समावेशन मतलब होता है इंक्लूजन इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है, और हर व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार एजुकेशन देना, यही कहलाता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। जी नहीं, उनकी क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि समावेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। चाहे बच्चों की क्षमता कम हो या ज़्यादा हो, इससे मतलब नहीं रहता है। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। देखिए, छात्र स्कूल के अनुसार समायोजन नहीं, बल्कि जो स्कूल है वो छात्रों के अनुसार समायोजन करता है। यानी कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। जैसा कि मैंने आपको बोला, समावेशन का मतलब है सभी बच्चों को समावेश करना, इंक्लूड करना, बिना भेदभाव के सभी को एक जैसी शिक्षा देना। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं यही हैं, आप जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जैसे कि दुनिया में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्न होता ही है। इवन अगर आप ट्विंस को देखेंगे तो ट्विंस भी कभी समान नहीं होते 100%। किसी ना किसी बेसिस पर एक दूसरे से अलग होते ही हैं। कोई कलर के बेसिस पर, कोई हाइट के बेसिस पर, कोई एबिलिटी के बेसिस पर, कोई अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो दुनिया में हर एक व्यक्ति अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक व्यक्ति को एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ में आ रहा है तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही आ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार रिवाइज करना होता है, तब जाकर टॉपिक समझ में आता है। तो हर किसी की एबिलिटी जो है ना, क्षमता है, वो अलग अलग होती है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसके बावजूद भी सभी छात्र जब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं बिना भेदभाव के, तो उसको हम कहते हैं समावेशन। याद रखेंगे, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ेंगे। जी नहीं, हमने कहा समावेशन में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं बिना भेदभाव के। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की डैश परिभाषा उपलब्ध कराती हैं।
बुद्धि की कौन सी परिभाषा उपलब्ध कराती हैं? कार्यात्मक, वैध, विश्वसनीय या फिर संक्रियात्मक? तो देखिए, बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की जो होती हैं संक्रियात्मक, ठीक है, परिभाषा उपलब्ध कराती हैं। संक्रियात्मक यहाँ पर राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। डैश में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। किस चीज़ में शामिल होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है मध्य संज्ञानात्मक कौशल, दूसरा है अनुभाविक बुद्धि, तीसरा है प्रक्रिया की गति और चौथा है मनोस्थिति। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना चिंतन करने का, जहाँ पर आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, और समस्या समाधान, आप समस्या समाधान कैसे करेंगे? जब आपका दिमाग काम करेगा। और ये जो संज्ञान है, संज्ञान का मतलब होता है दिमाग, यानी कि ब्रेन। सीधा सीधा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जहाँ भी आपको ये संज्ञान वर्ड मिल गया, आपके दिमाग में सीधे क्लिक करना चाहिए कि संज्ञान मतलब होता है ब्रेन। और ब्रेन से ही आप जो है चिंतन भी करते हैं, यानी कि सोचते भी हैं। चाहे कुछ भी सोच रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम को लेकर सोच रहे हो, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये जो आप थिंक करते हैं, चिंतन करते हैं, ये कहाँ से करते हैं? ब्रेन से करते हैं। और समस्या समाधान, जब कभी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं? अपना ब्रेन यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके, है ना। जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपको पहले आइडिया नहीं था कि मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करूँ। उसके बाद आपने क्या किया? अपना ब्रेन यूज़ किया और यूट्यूब पर सर्च करने लगे कि बेस्ट प्रिपरेशन कौन कराता है, कहाँ पर बेस्ट नोट्स मिल सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया? आपने अपने ब्रेन से किया, दिमाग से किया। और ये जो मध्य संज्ञानात्मक कौशल है, ये यही है, ठीक है। संज्ञान का मतलब ही होता है ब्रेन, दिमाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो मध्य संज्ञानात्मक कौशल है, उसमें अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की जो क्षमता होती है वो शामिल होती है, ठीक है। याद रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये सब राइट नहीं होंगे। अनुभाविक बुद्धि या फिर प्रक्रिया की गति, मनोस्थिति, ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देता है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए? आपको ऑप्शन ढूंढना है, चलिए देखते हैं। पहला है, विद्यार्थी से कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि यह रूढ़िवाद सच है। तीसरा है, इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है। या फिर विद्यार्थियों को निरंतर इनाम और सजा देनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप रूढ़िवादी धारणाएं खत्म करना चाहते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं यानी कि जो पुराने ज़माने में चली आ रही थी, चलिए यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव आप कम करना चाह रहे हैं। रूढ़िवाद क्या होता है? जो पुराने ज़माने में चला आ रहा था, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, लड़कियों से कहना कि इनके पास दिमाग कम है, लड़कों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, लड़कियां किचन संभालेंगी, लड़के बाहर जॉब करके पैसे कमाएंगे। ये सब आपकी नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाएं हैं, ठीक है। अब इसको आप अगर सुधारना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप विद्यार्थी से ये कहेंगे कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है? जी नहीं, ये अनियंत्रित नहीं होती है, ये प्रयासरत होती है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है ऐसे उदाहरण देना जो ये दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। रूढ़िवाद सच होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। रूढ़िवाद तो गलत चीज़ है, ठीक है। ये तो वैसे ही बाहर हो गया। विद्यार्थियों को आप हमेशा इनाम और सज़ा दे रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। कभी भी बच्चों को हद से ज़्यादा ना ही इनाम देना चाहिए और सज़ा तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। ये ध्यान रखना है, सीटेट में बहुत बार बनता है। सज़ा देना, दंड देना, मारपीट करना, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। ऐसे ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या? थर्ड ऑप्शन, कि इस बात पर बल देना चाहिए कि अधिगम क्या होता है? प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है। मतलब अगर आप अधिगम करना चाहते हैं, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, यानी कि किसी चीज़ को सीखना। तो अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रयास करना होगा, और ये प्रयास पर ही निर्भर करता है। ये चीज़ बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? बताइए।
पहला है निबंधात्मक, दूसरा है व्याख्यात्मक, तीसरा है आलोचनात्मक और चौथा है वस्तुनिष्ठ। बात क्या हो रही है कि पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होती है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, निश्चित समय में होते हैं, 6-6 महीने में हो सकते हैं या 4-4 महीने में हो सकते हैं। जो आपके FA होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो साल में 4-5 बार जब भी चाहे टीचर करा सकते हैं स्कूल में। तो इसमें कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए, इसमें पूछने चाहिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम कहते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, उसमें आपका ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो 4 ऑप्शन वाले जो MCQs होते हैं वो यहाँ पर पूछना बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? विश्लेषण को बढ़ावा देना है, ठीक है। पहला है, शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया? यहाँ पर आप विश्लेषण कर पाएंगे, सोचिएगा। विश्लेषण मतलब होता है इंग्लिश में एनालिसिस करना किसी भी चीज़ को। जैसे कोई चीज़ है, उसका अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके सारे पक्षों को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे पहले, तभी जाकर आप एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे समाज में कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी कैसी इमेज है, वो कैसे पता करा जाता है, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखकर। वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो दिमागी तौर पर कैसा है, वो घर में किस तरीके से बिहेव करता है, वो अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, टीचर से कैसे बात करता है, अपने बड़ों से कैसे बात करता है, ये सब जब देखा जाता है तब एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जो है समाज क्या करता है, फिक्स कर देता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ये होता है विश्लेषण करना, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के सारे एस्पेक्ट को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया, इसमें विश्लेषण वाली तो चीज़ ही नहीं है। इसमें तो सीधे सीधे एक सेंटेंस में आंसर हो जाएगा कि इस दिन पारित किया गया। तो ये हमारा विश्लेषण वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ? देखिए, अब जन्म कब हुआ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट देखने हैं। जब जन्म हुआ है उसकी डेट बता दी जाएगी बस, तो यहाँ पर भी विश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम लिखिए। देखिए, सिर्फ नाम लिखने हैं तो सीधे सीधे बच्चा बता देगा। इसके नाम क्या होते हैं? SPCF, ये 4 चरण दिए थे इन्होंने। अब ये SPCF शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जो कि आपको नोट्स में भी दिख जाएगी। ट्रिक है और ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। बस इस तरीके से बच्चा बता देगा। यहाँ पर भी एनालिसिस तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन भी नहीं होगा एंड 3rd ऑप्शन भी नहीं होगा, 4th भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2nd ऑप्शन। देखिए, 2nd ऑप्शन में क्या हो रहा है ना, विश्लेषण हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, ये जहाँ भी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है उस चीज़ को हर एस्पेक्ट में समझेगा, अलग अलग तर्क लगाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, विश्लेषण हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, ये आपसे पूछा है। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, आगे बढ़ेंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग हो रहा है और जेंडर की एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा। देखिए, जेंडर तटस्थ भाषा मतलब होता है कि ऐसी भाषा आपको यूज़ करनी है कि जिसमें भेदभाव ना झलकता हो लड़के और लड़कियों में। जैसे होता है ना कि कैमरा पर्सन को लोग कहते हैं ये कैमरा मैन है। कैमरा मैन क्यों बोलना है आपने? कैमरा पर्सन बोलिए। पर्सन के अंदर मैन वुमेन दोनों आ जाती हैं, क्योंकि वुमेन भी तो कैमरा पर्सन हो सकती है ना। तो इस तरीके से जैसे कि बोलते हैं ना कि स्कूल में चेयर पर्सन को चेयर मैन कह देते हैं, चेयर वुमेन भी तो होती हैं, तो आप चेयर मैन क्यों बोल रहे हैं, आप चेयर पर्सन बोलिए। तो इस तरीके से ये जेंडर तटस्थ भाषा होती है जिसका यूज़ एज अ टीचर आपको भी करना है।
जिससे कि आपकी भाषा में जेंडर भेदभाव ना झलके। और देखिए, अगर आप इस चीज़ पर चर्चा करते हैं तो इससे क्या होगा, देखिए भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ना ही पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी, यानी कि ये रूढ़िवादिता आपकी खत्म होनी चाहिए। ये रूढ़िवादिता मतलब क्या है आपका, जो मेल और फीमेल में डिफरेंस करके लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, इस चीज़ को चुनौती मिलेगी। और चुनौती मिलेगी तो ये जो रूढ़िवादिता है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यही हमारा एम होता है कि जो हमारी जेंडर रूढ़िवादिता है ये हमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है, बताइए। पहला है, चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है। दूसरा है, मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए। तीसरा है, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। चौथा है, चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी क्या राय है, आप ये कहेंगे कि चलचित्र देखने ही नहीं चाहिए? जी नहीं, आप चलचित्र देखिए, लेकिन ऐसे देखिए जो क्या हैं, आपके लिए अच्छे हैं, जो लाभदायक हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। ऐसे चलचित्र देखिए जो आपको कुछ सीखने को मिले, जिनको आप देख रहे हैं उनसे आप मोटिवेट हो, कुछ अच्छी चीज़ मिले सीखने को, कुछ पॉजिटिव चीज़ आप सीख पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। ये कह रहा है सिर्फ मनोरंजन के लिए देखना चाहिए, नहीं, धन का अपव्यय होता है, ऐसा नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? अब इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं? अभी मैंने आपको बताया था जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो हैं SPCF। इसमें जो S है ये क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि संवेदी गतिशील अवस्था कौन से स्टेज में आती है, तो आप क्या कहेंगे, पहली स्टेज में, क्योंकि ये S क्या है, आपका पहला स्टेज है। ये सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें याद कर लीजिए, SPCF, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बन जाता है, या तो आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर पहली अवस्था कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये जो संवेदी गतिशील अवस्था है ये पहली स्टेज है, जो कि S है, S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरी कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी स्टेज कौन सी है, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और चौथी कौन सी है, F यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स देख पाएँ। और टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो हैं दी जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन है, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, पहला है, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। जी हाँ, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि जो सीखना है वो सक्सेसफुल हो पाए। और मूल्यांकन के विविध तरीके होते हैं, विविध मतलब बहुत सारे, अनेक तरीके होते हैं। जैसे आप पेन पेपर टेस्ट से मूल्यांकन कर सकते हैं, कोई स्कूल में अगर आपने कंपटीशन रख दिया वहाँ पर मूल्यांकन हो सकता है। आप बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी दे दीजिए, वहाँ से मूल्यांकन करिए। जैसे स्कूल में कभी स्पोर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पर भी आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, मूल्यांकन कोई अलग से नहीं होता है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही होता है। ठीक है, जैसे आप क्लास में आपने कुछ पढ़ाया बच्चों को, आज पहला चैप्टर पढ़ाया, तो उसी दौरान आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, वो किस तरीके से आंसर दे रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज़ भी आप नोटिस करेंगे। तो मूल्यांकन तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम से अलग ही गतिविधि होती है, ये तो अलग ही नहीं होती है, ये शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यही हमारा सही नहीं है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अदर ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन पर शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए अवसर देने चाहिए। जी हाँ, यानी कि टीचर जिन टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन टीचिंग मेथड के बारे में सोचना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मूल्यांकन सिर्फ आपके दिमाग का ही नहीं बल्कि आपके शरीर का भी होना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी होना चाहिए और आपका शारीरिक भी होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक कैसे होगा? जब आपका स्पोर्ट्स वगैरह होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, जहाँ पर ये कह रहा है कि मूल्यांकन शिक्षण से जो है अलग होना चाहिए। ये अलग नहीं होता है बल्कि इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, कथन दिया है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप क्या करेंगे? नई चीज़ अगर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, जिसको हम मौजूदा ज्ञान भी कह सकते हैं, उससे कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट है कारण। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अधिगम होता है रेखीय नहीं होता है बल्कि कैसा होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है, रेखीय नहीं होता है। रेखीय मतलब बस अधिगम जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, वो पढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, कभी उनका मन नहीं भी लगेगा, है ना। तो ये रेखीय नहीं होता है बल्कि स्पाइरल होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कथन सही है लेकिन कारण हमारा यहाँ पर गलत है। अब ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया है? ऐसा हमें दिया है ये थर्ड ऑप्शन पे। ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक की मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी प्रवृत्तियाँ जो जन्म से होती हैं बच्चों के अंदर, बस ये याद रखना है आपको। और ये आपको दिख रहा है, ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जो जन्म से होती हैं बच्चों के अंदर, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। अब ये कोई संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक ये सब नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं? ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी बच्चे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, ये सब क्या है? ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो कि जन्म से हमें मिली हुई होती हैं। हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनसे जो है कुछ गुण दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वही हमारी मूल प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्ष में अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालक वे बालक होते हैं जिनकी, देखिए कक्ष में अधिगम में जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं, ये पूछा है। पहला है जिनकी बुद्धि लब्धि न्यून होती है, दूसरा है जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, तीसरा है जिनकी औसत होती है, या फिर सर्वोच्च होती है। आप देखकर ही इसका आंसर कर पा रहे होंगे। सबसे पहले बुद्धि लब्धि क्या होती है वो समझ लीजिए। बुद्धि लब्धि होती है IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, और IQ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, फॉर्मूला याद रखें। IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब होता है मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब होता है वास्तविक आयु। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो क्या निकल जाएगा? IQ निकल जाएगा, बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। ठीक है, कभी कभी ना ऐसे आपको एक न्यूमेरिकल टाइप दिया जाता है, छोटा सा दे देंगे कि किसी बच्चे की मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, बताइए उसका IQ कितना होगा। बस आपको इसी फॉर्मूले में डिजिट्स रख के आंसर निकाल देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? जो बच्चे अधिगम में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, देखिए जिनका IQ ज़्यादा होगा वो समस्याएं उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, जिनकी औसत होगी यानी कि एवरेज होगी वो भी नहीं करेंगे, जिनकी एक्स्ट्रा होगी सर्वोच्च वो भी नहीं करेंगे। समस्या कौन उत्पन्न करेंगे? जिनका IQ क्या होगा? न्यून होगा। कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि के बच्चे हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, अलग नहीं बल्कि जोड़ती है। ठीक है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य नहीं, एक ही दिशा में सोचने के योग्य नहीं बल्कि अनेक दिशाओं में बच्चा सोच पाता है इससे। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को सीखने के लिए उसके बाद उत्सुक हो जाते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट आने लगता है उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो यही होता है मोटिवेशन। किसी से मोटिवेट होकर हम उसी काम को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस काम को करने में हमारा फिर इंटरेस्ट जग जाता है। तो बस यही यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को तीव्र बनाती है, तो देखिए तीव्र नहीं बनाती है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी। आप आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख पाएँ। और फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाते हैं। और जितनी भी क्लासेस हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप वहाँ जाकर अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं। स्पेशली मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की थ्योरी वाली क्लासेस करवा दी हैं। पूरा सिलेबस हम हिंदी पेडागोजी का कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स, ओनली 15 वीडियोस के अंदर। अगर आप वो 15 वीडियोस देख लेते हैं और उनके नोट्स बना लेते हैं ना खुद से, तो आप यूँ मानिए कि आपका हिंदी पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने वहाँ पर कवर अप करवाया है। ठीक है, और सारे अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम कर ही चुके हैं और कंटिन्यूसली अभी चल रही हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया, स्कोर भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।